Assalamualaikum dear students, this is Dr. Nasir Ayub at his lecture 6 and today our topic is chemical control of microorganism और यही topic ये chapter 2 का last topic है. So let's start. Chemical control of microorganisms. So chemical agents act primarily by one of the three mechanisms. That is the disruption of cell membrane, second is modification of proteins and third is modification of DNA. यानी अगर हम केमिकल एजेंट्स के थ्रू केमिकल्स के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना चाहें तो उनका मैकेनिज़्म ये है कि वो या तो सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस लेके आता है या उनके प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है या उनके डीएनए में मॉडिफिकेशन लेके आता है. सबसे पहले है डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स. तो डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और चेंजेस इन सेल मेम्ब्रेन या उनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना तो ये अल्कोहल्स के थ्रू होता है. सबसे पहले इनमें है अल्कोहल. अल्कोहल की एक मिसाल है इथेनॉल. इथेनॉल का केमिकल फार्मूला है C2H5OH. इट इज़ व्हाट यूज्ड टू क्लीन द स्किन बिफोर इम्यूनाइजेशन और विनीपंक्चर. आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि जब भी आपको वैक्सीन लगाते हैं या कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो आपके स्किन को पहले इथेनॉल से साफ़ करते हैं. तो ये वही इथेनॉल है. It acts mainly by disorganizing the lipid structure and membranes, but it denatures proteins as well. ये इथेनॉल क्या करता है? ये दरअसल लिपिड स्ट्रक्चर को टारगेट करता है. जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का उनमें जो लिपिड स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिसऑर्गेनाइज करता है और उनके प्रोटीन्स को भी डीनेचर करता है. तो ये उनका मैकेनिज़्म है कि बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करें. अल्कोहल्स आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स. यही अल्कोहल हम सरफेसेस को भी क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यही डिसइंफेक्टेंट्स यानी यही अल्कोहल्स हम स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं. तो अगर नॉन लिविंग सरफेसेस पे हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं और यही डिसइंफेक्टेंट्स अगर हम नॉर्मल स्किन टिश्यूज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाते हैं तो इनको हम फिर एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं. ये डिफरेंशिएशन आपके जहन में होना चाहिए. यही अल्कोहल्स दे आर बैक्टीरिसाइडल एंड फंजिसाइडल बट नॉट स्पोरिसाइडल. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम है कि ये बैक्टीरिसाइडल है यानी दे कैन किल बैक्टीरिया. ये फंजिसाइडल है, दे कैन किल फंजाई बट दे आर नॉट स्पोरिसाइडल यानी वो स्पोर्स को किल नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि अल्कोहल जो है ये कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकता. दे एक्ट बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड पॉसिबली बाय डिसॉल्विंग मेम्ब्रेन लिपिड्स. उनका मैकेनिज्म ये है कि वो प्रोटीन्स को डीनेचर करता है, वो मेम्ब्रेन लिपिड्स को जो उनके सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं उनको डिसॉल्व करता है और इसी तरह बैक्टीरिया को किल कर देता है. 10 to 15 मिनट सोकिंग इज सफिशेंट टू डिसइंफेक्ट थर्मोमीटर्स एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स. यानी अगर हम 10-15 मिनट तक को ये थर्मोमीटर्स हो गए, स्मॉल जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनको अगर हम सोक करें, इनमें डबो दें अल्कोहल में, तो ये डिसइंफेक्ट हो सकते हैं. इथेनॉल जिसका केमिकल फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला इधर मौजूद है C2H5OH. इनका फार्मूला है इथेनॉल रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी. इट इज़ फार मोर इफेक्टिव एट 70% देन एट 100% because it is not as effective as iodine containing compounds. The latter should be used prior to obtaining a blood culture and installing intravenous catheters. ये याद रखने की बात है कि in the presence of water यानी पानी की मौजूदगी में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. अगर हम 100% इथेनॉल लें तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना 70% इथेनॉल है. 70% इथेनॉल मीन्स कि 70 हिस्से इथेनॉल के होंगे तो बाकी 30% ये पानी होगा. लेकिन अगर पानी मौजूद हो तो इथेनॉल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. पानी मौजूद ना हो, इथेनॉल अगर हम 100% लें, पानी के बगैर लें तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता क्योंकि इथेनॉल के लिए प्रेजेंस ऑफ वाटर ये ज़रूरी है. लेकिन सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ये आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तरह इफ़ेक्टिव नहीं है चूँकि ये आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तरह इफ़ेक्टिव नहीं है. इस वजह से जब हम इंट्रावेनस कैथेटर्स इंस्टॉल करते हैं या ब्लड कल्चरिंग करते हैं तो उसके लिए हम आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड से
ये स्किन को ये डिसइंफेक्ट करते हैं। यानी फिर हम आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बतौर डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, न कि इथेनॉल को। इथेनॉल इज़ नॉट स्पोरिसाइडल, ये भी याद रखने की बात है। आप नोट कीजिए कि इथेनॉल स्पोरिसाइडल नहीं है एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। अभी है फिनोल्स, ये सेकंड कंपोनेंट से सेकंड सब्सटेंसेस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, फिनोल्स और फिनोलिक्स। और फिनोलिक्स कहते हैं फिनोल डेरिवेटिव्स को, वो सब्सटेंसेस जो फिनोल से डिराइव होते हैं। फिनोल वाज द फर्स्ट disinfectant used in the operating room by Lister in the 1860s, but it is rarely used as a disinfectant today because it is too destructive, ये corrosive है। यानी फिनोल सबसे पहले बतौर डिसइंफेक्टेंट यूज़ हुआ था ऑपरेटिंग रूम में, ये लिस्टर ने यूज़ किया था, लेकिन आज के लिए बहुत कम यूज़ हो रहा है क्योंकि ये corrosive है, ये डिस्ट्रक्टिव है। Chlorhexidine is a chlorinated phenol that is widely used as a hand disinfectant prior to surgery, जिसको हम सर्जिकल स्क्रब कहते हैं, एंड इन द क्लींजिंग ऑफ वॉन्ड्स। यानी क्लोरहेक्सिडीन एक क्लोरीनेटेड फिनोल है और फिनोल का केमिकल फार्मूला आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसको हम फिनोल कहते हैं। और फिनोल डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं फिनोलिक्स। तो ये क्लोरहेक्सिडीन ये क्लोरीनेटेड फिनोल है, यानी ये एक फिनोलिक कंपाउंड है और ये सर्जरी से पहले हम बतौर हैंड डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं और बतौर सर्जिकल स्क्रब हम यूज़ करते हैं और ये वॉन्ड्स को भी साफ़ करने के लिए बतौर डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं। हेक्साक्लोरोफीन विच इज़ अ बाइफिनोल विद 6 क्लोरीन एटम्स इज यूज्ड इन जर्मिसाइडल सोप्स but concern over possible neurotoxicity has limited its use। यानी हेक्साक्लोरोफीन ये दूसरा ये बाईफिनोल कंपाउंड है, इसमें 6 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड होते हैं और ये जर्मिसाइडल सोप्स में यूज़ होता है। जर्मिसाइडल यानी जर्म्स, जरासीम को किल करने वाला। ऐसे सोप्स जो जरासीम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, उसको किल करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन चूँकि ये न्यूरोटॉक्सिक है यानी नर्व्स को ये टॉक्सिसिटी उसको काज करता है, इस वजह से इसका जो यूज़ है वो लिमिट हुआ है, कम हुआ है। फिनोल्स नॉट ओनली डैमेज मेम्ब्रेन्स बट आल्सो डीनेचर प्रोटीन्स। यही फिनोल सिर्फ मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं करते, सेल मेम्ब्रेन को सिर्फ टारगेट नहीं करते, बल्कि ये प्रोटीन्स को भी डीनेचर करते हैं। अभी दूसरी कैटेगरी है ऐसे केमिकल एजेंट्स जो प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहला है क्लोरीन। क्लोरीन इज द यूजुअल डिसइंफेक्टेंट फॉर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज एंड स्विमिंग पूल्स एंड आल्सो एम्प्लॉयड इन द डेयरी एंड फूड इंडस्ट्रीज। ये क्लोरीन यानी ये क्लोरीनेशन, क्लोरीन के इस्तेमाल को हम क्लोरीनेशन कहते हैं और ये म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बतौर डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है। स्विमिंग पूल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये डेयरी और फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। डेयरी तो आप जानते होंगे कि ये मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। इट मे बी अप्लाइड एज अ क्लोरीन गैस, सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, all of which yield hypochlorous acid and then atomic oxygen। यानी ये बतौर क्लोरीन गैस हम यूज़ कर सकते हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इन तमाम का जो प्रोडक्ट है तो वो हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करता है या एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और यही एटॉमिक ऑक्सीजन ये उसके रिएक्टिव स्पीशी होती है, ऑक्सीजन रिएक्टिव अंदाज में होता है, इस वजह से उनके बैक्टीरिया के लिए ये ख़तरनाक होता है, बैक्टीरिया इसकी वजह से किल हो जाता है। द रिज़ल्ट, अभी हम क्लोरीन अप्लाई करते हैं बतौर क्लोरीन गैस या सोडियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो इसका नतीजा क्या होगा? द रिज़ल्ट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर मटीरियल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर मटीरियल यानी बैक्टीरियल सेल के जो मटीरियल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है, उनमें केमिकल चेंज आता है, उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या उनकी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उधर होती है, तो इस वजह से उनके सेलुलर मटेरियल में चेंज आता है। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड फंजाई, वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड फंजाई वो भी इसकी वजह से डिस्ट्रक्ट होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ऑल दो नॉट स्पोर्स, यानी क्लोरीन स्पोरिसाइडल नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया को किल करता है, फंजाई को किल करता है, लेकिन उनके स्पोर्स को नहीं किल कर सकता। और स्पोर्स शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पोर्स ये
ऐसे पार्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अनफेवरेबल कंडीशन का मुकाबला करते हैं। बहुत ज़्यादा हीट आया, बहुत ज़्यादा वाटर की कमी आई, तो ये स्पोर्स इन हालात में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाते हैं। ये उनके रेजिस्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं। One potential problem is that chlorine reacts with organic compounds to form carcinogenic trihalomethanes which must be monitored in drinking water. लेकिन एक मसला है, जब हम क्लोरीनेशन करते हैं, वाटर को माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री बनाते हैं, उनसे जरासीम को हटाते हैं, तो उनमें एक मसला है कि यही क्लोरीन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पहले से वाटर में मौजूद हैं उनके साथ रिएक्शन करता है और कार्सिनोजेनिक, जेनिक मीन प्रोड्यूसर, कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग, तो कैंसर प्रोड्यूसिंग ट्राईहैलोमीथेन्स बनाते हैं। और इस वजह से इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है कि हम ड्रिंकिंग वाटर में ये चेक करें कि आया ट्राईहैलोमीथेन्स इसमें मौजूद है या नहीं है। ये इसका एक बड़ा पोटेंशियल प्रॉब्लम है, एक बड़ा मसला है। ओजोन, आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्लोरीन के बजाय हम ओजोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ओजोन समटाइम्स हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली एज एन अल्टरनेटिव टू क्लोरीनेशन इन यूरोप एंड कनाडा। यानी वहाँ पे यूरोप में, कनाडा में क्लोरीनेशन के बजाय ओजोनेशन उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और उनकी फ़वाइद ज़्यादा है। क्लोरीन इज़ आल्सो एन एक्सेलेंट डिसइंफेक्टेंट फॉर इंडिविजुअल यूज़ बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव एंड एक्सपेंसिव एंड ईजी टू अप्लाई। लेकिन क्लोरीन का सिर्फ ये फ़ायदा है कि ये इफ़ेक्टिव है, इनएक्सपेंसिव है, इस पे ख़र्चा इतना नहीं आता और ये ईजी टू यूज़ है, ईजी टू अप्लाई है। इस वजह से ये दीगर ममालिक में क्लोरीनेशन होती है और यूरोप और कनाडा ने उन्होंने ओजोन को बतौर नेमुल बदल इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। आयोडीन, it is used as a skin antiseptic and kills by oxidizing cell constituents and iodinating cell proteins। ये बतौर स्किन एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। ये सेल कंस्टिट्यूएंट्स को क्लोरीन की तरह चेंज करता है, उनको ऑक्सीडाइज करता है और सेल प्रोटीन्स को के साथ मिल के उसको चेंज करता है। एट हायर कंसनट्रेशन इट मे बी इवन स्पोरोसाइडल। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि क्लोरीन वो वेजिटेटिव बैक्टीरिया और फंजाई को किल करता है, लेकिन स्पोर्स को किल नहीं कर सकता। तो आप नोट कीजिए कि आयोडीन इज स्पोरोसाइडल, क्लोरीन इज नॉट स्पोरोसाइडल। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। आयोडीन often has been applied as tincture of iodine। तो टिंचर ऑफ आयोडीन है क्या? इट इज़ 2% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटाशियम आयोडाइड इन इथेनॉल। आयोडीन अक्सर टिंचर ऑफ आयोडीन के बतौर इस्तेमाल होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन है क्या? ये 2% सोल्यूशन है आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड का इन इथेनॉल। यानी इथेनॉल में हम 2% आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड को ऐड करें तो इससे टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ यानी एंटी माइक्रोबियल के बतौर हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो इट इज़ एन इफेक्टिव एंटीसेप्टिक, द स्किन में बी डैमेज्ड, अ स्टेन इज़ लेफ्ट एंड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द स्किन प्रायर टू ब्लड कल्चर। यानी ये इफ़ेक्टिव एंटीसेप्टिक है। हम स्किन के लिए बतौर इफ़ेक्टिव एंटीसेप्टिक इसे यूज़ कर सकते हैं, इसी आयोडीन को, इस टिंक्चर ऑफ आयोडीन को, लेकिन इससे स्किन डैमेज होता है, उससे दाग बचता है। और हम इसे कब यूज़ करेंगे? जब हम ब्लड कल्चरिंग करेंगे तो स्किन को पहले साफ़ किससे करेंगे? टिंक्चर ऑफ आयोडीन से। इट शुड बी रिमूव्ड विद अल्कोहल। लेकिन याद रखिए कि ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन जब हम यूज़ करते हैं, ये जो स्टेन बाकी रहता है तो उसको हम अल्कोहल से रिमूव करते हैं। रादर आयोडीन एलर्जी कैन रिजल्ट। अगर हम ऐसा ना करें तो आयोडीन एलर्जी काज हो सकती है। आयोडोफोर्स, ये भी आयोडीन का एक फॉर्म है, और कम्प्लेक्सेस ऑफ आयोडीन विद डिटर्जेंट्स। ये आयोडीन और डिटर्जेंट्स का एक कम्प्लेक्स है, इन दोनों से बनता है आयोडोफोर। They are frequently used to prepare the skin prior to surgery because they are less irritating than tincture of iodine। चूँकि tincture of iodine से आयोडीन एलर्जी हो सकती है, ठीक है, वहाँ स्टेन बाकी रह सकता है, इस वजह से हम आयोडोफोर्स को यूज़ करते हैं और सर्जरी से पहले स्किन को इसी से साफ़ करते हैं।
आयोडोफोर्स हैं। आयोडोफोर्स क्या है? दे आर वाटर soluble, स्टेबल, नॉन स्टेनिंग एंड रिलीज आयोडीन स्लोली टू मिनिमाइज स्किन बर्न्स एंड इरिटेशन। इनका फ़ायदा क्या है कि वाटर soluble है, ये स्टेबल रहते हैं, ये स्टेन नहीं छोड़ते और ये आयोडीन को स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीज़ करते हैं। उसका फ़ायदा हमें क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि स्किन बर्न्स मिनिमाइज होते हैं और ये कम इरिटेशन काज करते हैं। हमारे लिए कोई इरिटेशन, कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करते। दे आर यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर प्री ऑपरेटिव स्किन डिजर्मिंग एंड इन हॉस्पिटल्स एंड लेबॉर्ट्रीज फॉर डिसइंफेक्टिंग। यानी ये सर्जरी, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि सर्जरी से पहले स्किन को हम तैयार करते हैं, तो उसकी डिजर्मिंग करते हैं, उसको जरासीम से खाली करते हैं, तो हॉस्पिटल्स और लेबॉर्ट्रीज़ की डिसइंफेक्शन के लिए भी हम इन्हीं आयोडोफोर्स को यूज़ करते हैं। सम पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ आयोडोफोर्स आर विस्कोडाइन फॉर स्किन एंड लेबॉर्ट्री डिसइंफेक्शन एंड बीटाडाइन फॉर वाउंड्स। यानी स्किन को अगर हम साफ़ करना चाहें आयोडोफोर से, तो उसका एक ब्रांड है विस्कोडाइन। इसको हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और बीटाडाइन ये वाउंड्स की साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी है हेवी मेटल्स, तो मरकरी एंड सिल्वर have the greatest antibacterial activity of the heavy metals and are the most widely used in medicine। यही मरकरी जिसका सिंबल Hg है, सिल्वर जिसका सिंबल Ag है, इनकी ग्रेटेस्ट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है हैवी मेटल्स में और मेडिसिन में भी यूज होता है। दे एक्ट बाय बाइंडिंग टू सल्फा हाइड्राइल ग्रुप्स, और इन्हीं सल्फा हाइड्राइल ग्रुप्स को हम थायोल ग्रुप पे कहते हैं। और ये थायोल ग्रुप क्या है? अ यूनिक मार्कर फॉर डिफाइनिंग जनरल रोल ऑफ प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन फंक्शन। ये एक मार्कर है, एक ख़ास मार्कर है, और ये हमें मेम्ब्रेन फंक्शंस में प्रोटीन्स का रोल बताता है। यानी ये प्रोटीन का रोल हमें डिस्क्राइब करता है, ये थायोल ग्रुप। तो ये हैवी मेटल्स क्या करते हैं? इन्हीं सल्फा हाइड्राइल ग्रुप्स या इन्हीं थायोल ग्रुप्स के साथ बाइंड करता है। इनके साथ बाइंड करके ब्लॉकिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, चूँकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, इस वजह से इनके साथ ये जब अटैच होते हैं, ये हेवी मेटल्स इन्हीं सल्फा हाइड्राइल ग्रुप्स के साथ अटैच होके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, और यही उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स। थाइमिरोसोल एंड मर्ब्रोमेन या मर्क्यूरोक्रोम विच कंटेन मर्करी आर यूज्ड एज स्किन एंटीसेप्टिक्स। ये एग्जाम्पल जो है ये ऐसे हैं कि इनमें मर्करी है और ये बतौर स्किन एंटीसेप्टिक्स हम यूज़ करते हैं। मैनी हैवी मेटल्स आर मोर बैक्टीरियोस्टैटिक देन बैक्टीरिसाइडल। अक्सर हैवी मेटल्स जो है वो बैक्टीरिया को ग्रोथ को स्टॉप करने वाले होते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, रादर देन बैक्टीरिसाइडल। यानी अक्सर इनमें बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरिसाइडल नहीं होते। लेकिन इनमें फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन मीन यानी उनमें ऐसे हैं कि जो बैक्टीरिसाइडल भी है। ऐसा नहीं है कि सारे हेवी मेटल्स जो है वो सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक है, उनमें बैक्टीरिसाइडल भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इनका फार्मूला है। दे आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग गोनोकोकल न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस और अप्थाल्मिक गोनोरिया। यानी आंखों की ये बीमारी स्टॉप करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। एंड मैनी हॉस्पिटल्स एरिथ्रोमाइसिन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बाद हॉस्पिटल में एरिथ्रोमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है, यही ड्रॉप हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के बजाय। क्यों? बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट क्लेमिडिया एज वेल एज निसेरिया। यानी ये दीगर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी काम करने वाले होते हैं, इस वजह से हम एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर सल्फाडियाजिन इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ बर्न वाउंड्स। कोई ऐसा पेशेंट जिनमें बर्न वाउंड्स मौजूद हो, तो वहाँ पे हम सिल्वर सल्फाडियाजिन यूज़ करते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट CuSO4, इट इज़ एन इफेक्टिव एल्जीसाइड इन लेक्स एंड स्विमिंग पूल्स। लेक्स और स्विमिंग पूल्स में चूँकि अल्जी ग्रो होता है, इस वजह से हम उधर कॉपर सल्फेट को यूज़ करते हैं। अल्जीसाइड यानी अल्जी को किल करने वाले। अल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड,
तो ये aldehyde जो है highly reactive molecules that combine with nucleic acids and proteins and inactivate them probably by cross-linking and alkylating molecules। ये aldehyde जो है ये reactive molecules है, ये बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड्स के साथ कंबाइन होते हैं, उनके प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं, उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि यूजुअली दे क्रॉस क्रॉस लिंक, यानी वो क्रॉस लिंकिंग करते हैं अल्काइलेट, उनको अल्काइलेट करते हैं, उनके साथ अल्काइल ग्रुप्स को ऐड करते हैं। और यही अल्डिहाइड्स दे आर स्पोरिसाइडल एंड कैन बी यूज्ड एज केमिकल स्टेरिलेंट्स, यानी ये स्पोरिसाइडल भी है। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं जो कि अल्डिहाइड है। इट इज़ अवेलेबल एज a 37% solution in water which is called formalin। ये 37% सोल्यूशन इन वाटर इस फॉर्म में होते हैं जिसको हम फार्मलिन बोलते हैं। और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? द डीनेचर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को ये टारगेट करते हैं, उनको डीनेचर करते हैं। बोथ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेन एसेंशियल amino group and hydroxyl groups which are the main sites of alkylation by formaldehyde। यानी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स उनमें अमाइनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं और ये फार्मल्डिहाइड इन ही ग्रुप्स को अल्काइलेट करता है। ठीक है जी। और ये इधर फार्मल्डिहाइड का फार्मूला भी मैंने मेंशन किया है। ग्लूटाल्डिहाइड, इनका फार्मूला आप देख सकते हैं, विच हैज़ 2 रिएक्टिव अल्डिहाइड ग्रुप्स। इट इज़ 10 times मोर इफेक्टिव देन फार्मल्डिहाइड एंड इज लेस टॉक्सिक, यानी इसकी इफ़िकेसी, इसकी इफ़िशेंसी 10 गुना ज़्यादा है और इसकी टॉक्सिसिटी कम है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है बमुकाबले फार्मल्डिहाइड के। A 2% buffered solution of glutaraldehyde is an effective disinfectant, less irritating than formaldehyde। यानी इसका 2% बफर्ड सोल्यूशन ये इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है और ये लेस इरिटेटिंग है देन फार्मल्डिहाइड। फार्मल्डिहाइड के मुकाबले में ये एक बेटर ऑप्शन है। इट इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्ट हॉस्पिटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट, रिस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट, एंडोस्कोप्स एंड हीमोडायलिसिस इक्विपमेंट। इन चीज़ों को हम ग्लूटाल्डिहाइड से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, इनको माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री बना सकते हैं। इट यूजुअली डिसइंफेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स विद इन about 10 minutes but may require as long as 12 hours to destroy all spores। यानी इसकी ग्लूटाल्डिहाइड से जब हम ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट करना चाहें तो 10 मिनट काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें कि ये स्पोरिसाइडल भी हो, स्पोर्स भी इसके साथ एलिमिनेट करने हो, तो फिर 12 आवर्स तक हमने टाइम बढ़ाना होता है। स्टरलाइजिंग गैसेस यानी इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलेक्टोन, इनकी 2 एग्जांपल्स हैं जिसको हम अभी पढ़ेंगे। मैनी हीट सेंसिटिव आइटम्स सच एज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, पेट्री डिशेज, syringes, heart lung machine components, sutures and catheters are now sterilized with ethylene oxide gas। यानी वो चीज़ है जो हम हीट से डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते, यानी प्लास्टिक्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, प्लास्टिक पेट्री डिशेस हो गए, सूचर हो गए जिससे हम ज़ख्मों को सीते हैं, ठीक है, कैथेटर्स हो गए। तो इनको स्टरलाइज करने के लिए हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं। ये इथाइलिन ऑक्साइड गैस ये माइक्रोबिसाइडल है और स्पोरिसाइडल भी है एंड किल्स बाय कंबाइनिंग विद सेल प्रोटीन्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सेल प्रोटीन्स को टारगेट करता है। इट किल्स बाय अल्काइलेटिंग बोथ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये भी फार्मल्डिहाइड की तरह इनको अल्काइलेट करता है, उनके साथ अल्काइल ग्रुप ऐड करता है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के साथ। दैट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट because it rapidly penetrates packaging material, even plastic wraps। ये इफ़ेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट इस वजह से है कि इसका पेनेट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, ये अंदर बआसानी और बकसरत दाखिल हो सकता है। इस वजह से जो चीज़ें प्लास्टिक रैप्स में मौजूद हो तो उनको भी हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट इन स्पेशल इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइज़र। जिस तरह हम मोस्ट हीट में ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं, इसी वजह यहाँ पे जो स्टरलाइजेशन होती है तो ये इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइज़र के तवस्सुत से उसके वास्ते
उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। और ये इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर्स ये it resembles an autoclave in appearance that controls the ethylene oxide concentration, temperature and humidity। ये ऑटोक्लेव की तरह होता है और ये इथाइलिन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन, उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी जो इसके लिए चाहिए होती है उसको कंट्रोल करता है। ये इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजर जो कि एक मशीन है। बिकॉज प्योर इथाइलिन ऑक्साइड इज एक्सप्लोसिव, इट इज़ यूजुअली सप्लाइड इन 10 to 20% कंसनट्रेशन मिक्सड विद आइदर कार्बन डाइऑक्साइड और डाइफ्लोरोमीथेन। चूँकि इथाइलिन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है तो इस वजह से हम इसके साथ 10 से 20% तक कार्बन डाइऑक्साइड या डाइफ्लोरोमीथेन को मिक्स करते हैं ताकि उसकी एक्सप्लोसिवनेस वो कम हो जाए। द इथाइलिन ऑक्साइड कंसंट्रेशन, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जितनी इथाइलिन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, जितनी नमी होगी, जितना टेम्परेचर होगा, तो इसी से रेट ऑफ स्टेरिलाइजेशन ये इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर्स हैं जो इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइज़र को इफ़ेक्ट करते हैं। बीटा प्रोपियोलेक्टोन जिसको हम BPL भी बोलते हैं, इट इज़ यूजुअली इम्प्लाइड एज स्टेरिलाइजिंग गैस। ये बतौर स्टेरिलाइजिंग गैस हम यूज़ करते हैं, लेकिन इन द लिक्विड फॉर्म इट हैज़ बीन यूज्ड टू स्टेरिलाइज वैक्सीन एंड सीरम। यानी अगर सीरम को और वैक्सीन्स को स्टेरिलाइज करने हो तो ये BPL हम लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। BPL decomposes to an inactive form after several hours and is therefore not as difficult to eliminate as ETO ethylene oxide। ये चूँकि डिकम्पोज होता है और इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है चंद घंटों के बाद, इस वजह से इसकी एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेट आउट करना आसान है बनिस्बत इथाइलिन ऑक्साइड के। इट आल्सो डिस्ट्रॉयज माइक्रोऑर्गेनिज्म मोर रैपिडली दैन इथाइलिन ऑक्साइड बट इट हैज़ लो पेनिट्रेशन पावर एंड मे बी कार्सिनोजेनिक। इसका एक फ़ायदा ये है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को जल्दी ख़त्म कर देता है, यानी इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इथाइलिन ऑक्साइड से ज़्यादा है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है, बल्कि दो नुकसान, एक नुकसान ये है कि ये इसका पेनिट्रेशन पावर कम है, दूसरा ये है कि ये कार्सिनोजेनिक है, यानी ये ऐसे एलिमेंट्स बना देता है जो कि कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं। दैट्स वाई BPL हैज़ नॉट बीन यूज्ड एज एक्सटेंसिवली एज इथाइलिन ऑक्साइड। इस वजह से हम इथाइलिन ऑक्साइड को प्रेफर करते हैं, उसको तरजीह देते हैं और BPL को इतना यूज़ नहीं करते। Recently, vapor phase hydrogen peroxide has been used to decontaminate biological safety cabinets। आजकल हम वेपर फेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उसको वेपर फेज में बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स को डिकंटामिनेट होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स, उसका एक आम एग्जांपल जो है वो लेमिनर फ्लो हुड है, जिसमें हम पैथोजेंस और नॉन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को डील करते हैं। ठीक है जी। तो उसको अगर हम डिकंटामिनेट करना चाहे, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री बनाना चाहे, तो हम वेपर फेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलीज और बेसिस, ये उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए? दे किल बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं। Although most bacteria are susceptible, it is important to note that Mycobacterium tuberculosis and other mycobacteria are relatively resistant to 2% sodium hydroxide, which is used in the clinical laboratory to liquefy sputum prior to culturing the organism। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि मोस्ट बैक्टीरिया जो है वो सेंसिटिव होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। और स्ट्रॉन्ग एसिड आप पढ़ चुके होंगे एंटर लेवल पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जिसका pH बहुत ज़्यादा कम हो, और स्ट्रॉन्ग बेस यानी जिनका pH बहुत ज़्यादा हाई हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और 7 के नज़दीक तो हम वीक एसिड बोलते हैं, 7 के नज़दीक कोई बेस तो हम उसको वीक बेस बोलते हैं।
तो ऑल द मोस्ट बैक्टीरिया आर ससेप्टेबल, अगरचे ज़्यादातर वो सेंसिटिव होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के ख़िलाफ़, लेकिन याद रखिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी को काज करते हैं और अदर माइकोबैक्टीरिया जो हो गए, अदर स्पीशीज़ हो गए, वो 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड को रेजिस्ट करते हैं, which is used in the clinical laboratory to liquefy sputum prior to culturing the organism। और यही हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ में स्प्यूटम को लिक्विफाई करने के लिए। और स्प्यूटम क्यों लेते हैं? क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो पेशेंट के स्प्यूटम में होता है, इस वजह से हम उधर स्प्यूटम को लिक्विफाई करते हैं और स्प्यूटम को ही लेते हैं। तो सोडियम 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उधर यूज़ करते हैं। वीक एसिड्स सच एज बेंजोइक, प्रोपियोनिक एंड सिट्रिक एसिड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स बिकॉज दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। ये वीक एसिड्स जिस तरह बेंजोइक एसिड हो गया, प्रोपियोनिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, ये हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज़ करते हैं। यानी फूड में हम जब हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो यही वीक एसिड्स यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, a variety of dyes not only stain microorganism but also inhibit their growth। बहुत सारे डाइज जो है वो सिर्फ स्टैनिंग के लिए हम यूज़ नहीं करते बल्कि उनके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिस्टल वायलेट और जिंशन वायलेट इज़ यूज्ड एज स्किन एंटीसेप्टिक। हम इसको बतौर स्किन एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं, सिर्फ स्टैनिंग के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि स्किन एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ करते हैं। Its action is based on binding of the positively charged dye molecule to the negatively charged phosphate group of the nucleic acids। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड डाई मॉलिक्यूल ये न्यूक्लिक एसिड में मौजूद जो फॉस्फेट ग्रुप है वो चूँकि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यही पॉजिटिवली चार्ज डाई मॉलिक्यूल ये न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फेट ग्रुप जो कि नेगेटिव होता है उसके साथ अटैच होता है। और मेलाचाइड ग्रीन इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ लेवेंस्टीन-जेनसन मीडियम विच इज़ यूज्ड टू ग्रो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये मेलाचाइड ग्रीन ये लेवेंस्टीन-जेनसन मीडियम का कंपोनेंट होता है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ग्रोथ में यूज़ होता है। द डाई इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स इन द स्पूटम ड्यूरिंग द 6 वीक इंक्यूबेशन पीरियड। ये डाई क्या करता है कि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप कर देता है। इसका मतलब ये है कि सेलेक्टिव ग्रोथ को इन्हांस कर देता है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो करने देता है और दीगर बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। और ये 6 वीक इंक्यूबेशन पीरियड में हम यूज़ करते हैं। So dear students, thanks for watching the video and don't forget to subscribe the channel. See you in the next lecture. Thank you.